हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज आपने कहा और हम बनाने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स दिला सकता है और आप ये भी जान पाएंगे चैप्टर के एंड में कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। सच में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मेट पे बेस्ड है। आपने अगर फॉर्मेट समझ लिया तो उसमें बस आके नंबर पुट करना है। सच में एक आसान चैप्टर येट लेंदी वन है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? पहली चीज, ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती है, इसमें टोटलिंग करनी पड़ती है और एंड में टोटल्स क्या होने चाहिए? इक्वल आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या होता है कैश फ्लो, डिफाइन कर दीजिए। तो कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है, इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो बनता कब है? तो कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के साथ साथ कंपनीज क्या बनाती हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड है। आपके सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, तो हम लोग जो समझेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ इनडायरेक्ट मेथड। और ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड वर्जन जो है इसको हम फॉलो करते हुए बनाएंगे। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम सिंपल से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कैश फ्लो कि आप इसको एकदम आसानी से समझ जाएंगे। हां, पर मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा उस फॉर्मेट से ही आप करेंगे। फॉर्मेट अगर आपने पुट कर दिया, फॉर्मेट अगर आपने पुट कर दिया तो आपको आधे मार्क्स तो फॉर्मेट लिखने पे मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको फॉर्मेट याद भी करा दूंगा, उसकी ट्रिक भी दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके अंदर सब जो पहला स्टेटमेंट है उसका नाम होता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब वो कैश जो डे टू डे बिजनेस के डे टू डे बिजनेस से आता है, इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें स्टेटमेंट, इसी का पार्ट है, 3 स्टेटमेंट है इसके अंदर। दूसरा है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा और आखिरी है इसके अंदर पार्ट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 पार्ट है जो आपको उसके अंदर करने हैं। हम आपको सबसे पहले पार्ट की तरफ ले चल रहे हैं, पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जैसा कि नाम लिखा है ऑपरेटिंग, मतलब वो कैश, वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से आपको आ रहा है, जो बिजनेस चलाने से आ रहा है। इसके लिए मैं रफ स्टेटमेंट से आपको समझाता हूं कि क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग कैश। मैं आपको रेशियो एनालिसिस की याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा रेशियो एनालिसिस में एक टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, याद है ना? तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता था, उसी की बात कर रहा हूं। तो हमें समझना है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले मैं आपको एक रफ समझाता हूं। अज्यूम करिए कि आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बार लगाया होगा, 11th में भी था ही चैप्टर। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए। मैं एक इमेजिनरी फिगर से करता हूं उसको, ठीक? मैंने एक इमेजिनरी फिगर ले लिया, चलिए अज्यूम करता हूं। ऐसा करूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने इमेजिनरी ले लिया, ना? ट्रेडिंग के बाद आ गया होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं कुछ एक्सपेंस लिखता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने सैलरी लिख दिया। सैलरी तो आप जानते ही हैं बिजनेस को देनी पड़ती है, बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग खर्चा है। रेंट, ये भी बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस को देना ही पड़ेगा। इसी तरह से कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, तो ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ठीक? अब लिखता हूं इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो खर्चे मैंने लिखे ये मेरे बिजनेस के ऑपरेटिंग के एक्सपेंस नहीं है। एक और लिख देता हूं, चलिए एक लिख देता हूं आपको गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसको हम अमोर्टाइज भी बोलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, अज्यूम करता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ है 500 की, ठीक है? तो इस तरह से कुछ खर्चे मैंने लिखे आपको, आपने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूप में। जो खर्चे आपके बिजनेस के डे टू डे के लिए जरूरी है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन पेड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, बैड डेब्ट हो गया। ये वो खर्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये वो खर्चे हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब आप देख सकेंगे यहां पर, ठीक है? आइए इनकम की तरफ आइए। इनकम की तरफ में आ जाते हैं। तो आपके पास कोई इनकम रिसीव हो रही है, जैसे अज्यूम करता हूं डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये इनकम है आपकी। चलिए डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको,
और कमीशन रिसीव हो रहा है, ये भी इनकम है आपकी। पर ये इनकम जो मैंने लिखी आपके लिए, ये तो बिजनेस की रेगुलर इनकम है। हाँ, कारोबार में तो, बिजनेस में तो डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना नॉर्मल बात है। पर अगर मैं लिखूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो ये इनकम हमारी डे टू डे इनकम नहीं है, हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ठीक, मैंने दो एग्जांपल्स और लिख दिए, डिविडेंड या मैंने और नाम लिख दिया रेंट रिसीव। ठीक है, अज्यूम करके नंबर दे दूं, चलिए यहां पर भी नंबर दे देता हूं 100 और यहां दे देता हूं 200। तो आपने देखा कि कुछ एक्सपेंस है, कुछ इनकम है, फाइनली आपके पास जो आंसर बचता है वो आपका होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, आप सारे इनकम्स को ऐड करते हैं, कर लेते हैं ऐड, टोटल ऑफ द इनकम पीएल के क्रेडिट साइड ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल आ रहा है 2500 और 2900, 500 के बाद 900, 2500 प्लस 900, 3400, ये आ गया टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 459, 9 और 3 12, 12 और 3 13, 1300 माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 1300, इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास प्रॉफिट आ गया 13 क्यों 5 4 9 9 1 10 10 और 5 15, सॉरी 1500 माइनस करेंगे। हाँ, एक्सपेंस साइड में, डेबिट साइड में, तो आप 1500 माइनस कर देंगे, 1500 माइनस करने से आपके पास बचेगा 20, हाँ 1900 आपके पास बच रहा है। ठीक है, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। सर इससे क्या पता चला, हाँ अब बताने जा रहे हैं। तो ये है नॉर्मल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट देता है, पर आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कैश जो डे टू डे बिजनेस से आता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ एक्सपेंस ऐसे मैंने लिखे हैं जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस हैं, और कुछ इनकम वो लिखूंगा जो डे टू डे इनकम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनकम है, ये जो इनकम हो रही है, ये ऑपरेटिंग इनकम है, और ये जो एक्सपेंस है ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमें निकालना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मेथड चलना है कौन सा, इनडायरेक्ट, मतलब रिवर्स तरीके से चलना है। हाँ, इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। तो फॉर्मेट क्या होगा, आइए एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको बना दूं कैश फ्लो का, और आपको आंसर की तरफ ले चलूं। अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और सबसे पहला जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पार्ट है वो है कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, याद है आपको। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहला काम मैंने फॉर्मेट अभी पूरा नहीं बनाया है, पहला कॉलम जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर्स का, फिर डिटेल का, और फिर टोटल का। ठीक, हमने अभी आपके लिए ए पार्ट को समझाने के लिए ऐसा किया है। ए पार्ट की स्टार्ट होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें आप प्रॉफिट में ऐड कर देंगे करंट ईयर टैक्स, तो इसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये कहां मिलेगा, नेट प्रॉफिट कहां मिलेगा, बिफोर टैक्स कहां मिलेगा। इसके लिए आपको ले चलता हूं एक पार्ट दिखाने। अगर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी। जब बैलेंस शीट मिलेगी क्वेश्चन में, तो उस बैलेंस शीट में आपको मिलेगा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लसेस। इस हेडिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में जो भी डिफरेंस निकलेगा, हाँ अज्यूम करता हूं आपको दिया होगा पीएल बैलेंस दिया होगा, ठीक है, आपको दो बैलेंस दिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर दिया होगा और करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस और करंट ईयर में से करंट ईयर वाले बैलेंस को प्रीवियस ईयर से माइनस कर देंगे। क्या निकलेगा इससे तुम्हारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है। इसी के साथ साथ यहां पे रिजर्व्स दिए होते हैं, उनका भी यही करना है, उनको भी ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया कहां से आएगा। और सर टैक्स कहां से मिलेगा, तो आपको देखेंगे करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी वाली हेडिंग के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन बैलेंस शीट का होगा, उसमें करंट लायबिलिटी लिखी होगी, वहां पर होगा एक जगह प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जहां पे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, वहां पे आप देखेंगे कि आपको टैक्स दो दिया होगा, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। ये सर बार बार वर्ड आ रहा है प्रीवियस ईयर करंट ईयर। देखिए 2 साल के डाटा दिए होंगे आपको, 2 साल की वैल्यूज दी होगी,
प्रीवियस ईयर छोटा होता है। हाँ, जैसे अज्यूम करें 2023 तो करंट ईयर क्या होगा 2024। समझ आया? प्रीवियस मतलब एक साल पहले और करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है। थोड़ा समझ आ गया? तो प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर दोनों वैल्यूज आपको दी होंगी टैक्स की। आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? आपको करंट ईयर वाली टैक्स की वैल्यू लेनी है। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक, और ये करंट ईयर का टैक्स कहां से मिलेगा। क्लियर हो गया? वापस ले चलूं अब आपने देख लिया कि आपके पास क्या क्या होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ चुका होगा, आप इसको पुट कर देंगे। क्लियर? यहां पुट कर देंगे आपके पास, ठीक। फाइनल आंसर आप बाहर वाले कॉलम में लिखिएगा। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर्पस है हमारा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। उसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स में क्या करते हैं? हमें वो सारे खर्चे, क्या मैंने कहा, वो एक्सपेंसेस जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है। सर कोई एग्जांपल दीजिए नॉन कैश एक्सपेंस का, जिसके लिए एक्चुअली हम कैश किसी को देते नहीं है, जैसे डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। हाँ, डेप्रीसिएशन, और यहां तो जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आया? तो ऐसे राइट ऑफ्स को आप क्या करते हैं? यहां लिख देते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश आपका एक्सपेंस है, या आपके वो एक्सपेंस जो आपके ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? समझ में आया? क्या क्या ऐड करेंगे? खर्चे ऐड करेंगे। हमारे केस में कौन कौन से खर्चे हैं? ये रहे वो खर्चे। हाँ, मैंने बताया था ना, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस है। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन ऑपरेटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आपके लिए, नॉन कैश एक्सपेंस है। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंस है और ऐड कर रहे हैं, बताया तो था। आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग निकालना है, उल्टा चलना है। आप नेट प्रॉफिट पे हो, यहां पर हो, ठीक है, आपको निकालना है इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? मैंने कहा इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट या डिविडेंड, दोनों में से कुछ भी दिया होगा, पेड दिया होगा, तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे आप अगर राइट ऑफ्स दिए हो। सर ये राइट ऑफ कई बार आता है वर्ड, क्या मतलब होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू असेट साइड में तो शो की जा रही है, बट ये असेट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही होती है उनकी। बिजनेसेस में उसकी वैल्यू घट रही होती है, ये असेट साइड में लिखे होते हैं। क्या नाम होता है? मैं कुछ एग्जांपल के रूप में देता हूं राइट ऑफ्स में क्या क्या आ सकता है। देखिए, राइट ऑफ में फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू इन रिटर्न नाउ, मतलब अब इनको बेचेंगे तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा इनका, बट दे आर इन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, मतलब when they have been paid they had benefited but now they are no more useful। जैसे एग्जांपल दूं, शेयर इश्यू एक्सपेंस। सर ये क्या होता है? शेयर को बेचने में जो कंपनी को पैसा खर्च हुआ उसे कहते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंस। भाई कंपनी अगर शेयर बेचना चाहती है तो खूब खर्चे करने पड़ेंगे। हाँ भाई, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, अंडर राइटर को पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं उसमें भाई, और कंपनी शेयर नहीं बेची होती तो कंपनी चालू नहीं हो पाती। तो ये वो खर्चे, समझ आया? तो शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गया। और मैंने अभी नाम लिया अंडर राइटिंग कमीशन। ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अरे वो लोग जो कंपनी के शेयर बिकवाने की गारंटी लेते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है। या और एग्जांपल देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो कंपनी के इनिशियल स्टेजेस में, स्टार्टिंग के टाइम पे दिए गए खर्चे होते हैं, ये सब क्या होने चाहिए? राइट ऑफ होने चाहिए। सर कैसे पता चलेगा राइट ऑफ एक नहीं है? बहुत आसान तरीका है, इसको राइट ऑफ चेक करना है तो आप देखेंगे कि इसकी जो दो वैल्यू दी होगी, क्या दो वैल्यू दी होगी आपको इसका प्रीवियस ईयर भी दिया होगा और करंट ईयर भी वैल्यू दिया होगा, तो आपकी वैल्यू इसमें घटनी चाहिए। हाँ, क्या मैं कह रहा हूं? घटना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर में शेयर इश्यू एक्सपेंस 10,000 है तो करंट ईयर में उसकी वैल्यू 2,000 हो गई है। तो क्या क्या पता चला? 8,000 से मेरा शेयर इश्यू एक्सपेंस घट गया, इसको कहते हैं राइट ऑफ। तो गुडविल भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, पर गुडविल कैसा एक्सपेंस है? गुडविल एक फिक्टिशियस नेचर का एक्सपेंस नहीं है, जैसे ये तीनों थे, शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ये भी इसके अंदर आ सकता है राइट ऑफ के अंदर। मैं बात कर रहा हूं अब इनटेंजिबल असेट्स की। किसकी? इनटेंजिबल असेट्स की जो भी राइट ऑफ होते हैं। हाँ, इसको अमोर्टाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। क्या? अमोर्टाइजेशन इज द अदर टर्म फॉर द राइट ऑफ। ये किसके साथ आते हैं? इनटेंजिबल असेट्स के साथ आते हैं। आप तो जानते ही हैं वो असेट जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट दे आर रियली असेट्स, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट्स। तो ये असेट्स क्या होते हैं? ये असेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर गुडविल 10,000 है
और करंट ईयर में गुडविल क्या हो गई है, डैश हो गई है। तो क्या पता चल रहा है, पूरा पूरा 10,000 गुडविल क्या हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, अमोर्टाइज हो गया है। बात समझ में आ गई है। यहां से 10,000 से वैल्यू घट के कितनी हो गई है, डैश। डैश मतलब डैश नहीं, डैश मतलब वहां पे जीरो है। तो उस केस में गुडविल आपकी 10,000 से राइट ऑफ हो गई, क्योंकि 10,000 माइनस जीरो विल गिव यू 10,000। राइट ऑफ में वैल्यू घटेगी, ध्यान दीजिएगा। राइट ऑफ बोले अमोर्टाइजेशन बोले, बस दोनों क्या होगा। अगर ये वैल्यू घट रही है तो आपको ऐड करना है, क्योंकि आपका डे टू डे बिजनेस लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, इसीलिए इसको ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको ऐड करते हैं। इन सब के साथ यही होगा। पर सर क्या होगा अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा शेयर इश्यू पेटेंट जो है साल के शुरू में प्रीवियस ईयर में दिखा रहा था 2,000 और करंट ईयर में हो गई है इसकी वैल्यू 12,000। तब क्या होगा? अरे तब तो इसका मतलब हो गया कि हमने पेटेंट 10,000 का और ले लिया, तो इसे तो परचेज ऑफ पेटेंट बोलेंगे, और ये चला जाएगा कहां पर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, यहां पर राइट ऑफ नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, यहां तो परचेज हो रहा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, परचेज ऑफ पेटेंट हो रहा है मेरे केस में, राइट ऑफ नहीं हो रहा है। जबकि गुडविल में, हाँ गुडविल में राइट ऑफ हो रहा है, जिसको हम अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ का मतलब क्लियर हो गया। राइट ऑफ क्या होता है, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये आप इन्हीं असेट्स को जिनका नाम लिखा, इन्हीं को कॉमनली आप देखेंगे राइट ऑफ होता हुआ, और अगर राइट ऑफ होगा तो आप इसको क्या करेंगे, यहां दिखाएंगे। क्लियर है, कहां दिखाएंगे राइट ऑफ को? आपको राइट ऑफ लिखना है, समझ में आ गया। राइट ऑफ या अमोर्टाइजेशन इसका दूसरा सुंदर नाम है। ठीक है, मैंने कह दिया दूसरा सुंदर नाम है। मिल जाएगा आपको, कहां मिलेगा समझ गए, इंटेंजिबल एसेट्स में मिलेगा, या मैंने कहा फिक्टिशियस एसेट्स में मिलेगा। वैल्यू घट रही होगी, आप समझ जाएंगे अमोर्टाइजेशन हो रहा है। ब्रैकेट में लिख दूं क्या आपके लिए, लिख दूं ब्रैकेट में कि इसमें प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर करना पड़ता है। क्लियर? अच्छा, और क्या आता है सर इसके अंदर? इसके अंदर आता है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन आप तो नहीं लिखे थे यहां पर। अरे मैं एग्जांपल दे रहा था, डेप्रीसिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आप अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी मशीनरी, हमारे जो टेंजिबल एसेट्स है उनकी वैल्यू गिर रही है, पर क्या एक्चुअली में हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं क्या? हाँ, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए यहां पर आएगा, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। और क्या आ सकता है? और आ सकता है लॉस ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई टेंजिबल या कोई फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दिया, हाँ प्लांट मशीनरी बेच दिया, मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म फिक्स्ड एसेट्स, तो आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि ये डे टू डे लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग नुकसान नहीं है, तो भी इसको क्या करेंगे, ऐड ऐड ऐड। ये सब आइटम्स क्या होने हैं, ऐड होने हैं। क्लियर है? मैंने सारे रिजर्व्स इसी के अंदर बता दिए, प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे अभी एक पार्ट आया, अभी आपने एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखे, वो सारे एक्सपेंस लिखे, ध्यान से देखा आपने। मैंने वो सारे खर्चे यहां लिख रहा हूं आपके लिए जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के थे। क्या मैंने बोला? नॉन ऑपरेटिंग, जो डे टू डे के लिए नहीं चाहिए होते हैं, और नॉन कैश नेचर के, इन एक्सपेंसेस को हमने ऐड कराया। क्लियर हो गया? ये एक्सपेंस आपके ऐड हो गए। अब इसके उल्टे भी होने वाले हैं, कुछ लेस भी होने वाला है। ये वो इनकम होगी जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होगी, जो हमारी डे टू डे इनकम नहीं होगी। अब इसका रिवर्स भी चलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, या कभी कभी रेयरली रेंट रिसीव भी हो सकता है, आपको दे दे। क्या मैंने कहा? हो सकता है आपको दे दे रेंट रिसीव। इन तीनों का नाम दे सकता है। इनका अगर रिसीव हो रहा है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। क्यों? सोचिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रखी है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है, तो उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस जो है, एक्चुअली में अज्यूम करते हैं आपका फर्नीचर बिजनेस है, तो फर्नीचर आपका ऑपरेटिंग काम है ना। ये जो ब्याज मिल रहा है, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग काम थोड़ा है। या तुमने बैंक में एफडी करा के रखी है, अब एफडी में तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, या तुमने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रखा है और रिलायंस कंपनी के डिविडेंड्स में मिल रहा है, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए इनको लेस कर देंगे। रेंट भी मिली होगी तो भी तुम्हारा ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। हाँ, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो है नहीं, इसीलिए। और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर जो इनकम नहीं मानी जाती है आपकी, मतलब जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या हम रोज रोज फिक्स्ड एसेट बेचते हैं? तो हमारा तो काम ही नहीं है ये रोज रोज फिक्स्ड एसेट बेचने का। तो प्रॉफिट ऑन दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया। 50,000 की मशीनरी थी, आपने सोल्ड कर दिया 60,000। सर ये कहां मिलेगा लिखा हुआ? हाँ, ये पॉइंट्स प्रॉफिट या लॉस वाला, ये दोनों पॉइंट आपको कहां मिलेंगे? आपको एडजस्टमेंट में नीचे मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसके नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आपको एसेट्स बेच रहे हैं, उस पे होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग इनकम या लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका काम नहीं है ना। समझ आया क्यों इसको कह रहे हैं? तो ये इनकम हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं ऐसा?
क्या लॉजिक दिया इसका, इसको यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग, क्या नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम है, हमारे बिजनेस की इनकम डे टू डे वाली इनकम नहीं है। बात समझ में आ गई। अब डिस्काउंट रिसीव होता, मैंने कहा बिजनेस की इनकम है, मैंने कहा कमीशन रिसीव है तो बिजनेस की इनकम है, तो इनको हम कर देंगे ऐड, हम पहुंच जाएंगे कहां पर, हम पहुंच जाएंगे अपने पहले, हाँ हम पहुंच जाएंगे अपने पहले पार्ट में। इस पार्ट का नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। क्या नाम दिया इसका, इसका नाम दे देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर आप पहुंच गए हैं एक हिस्से पे, नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। ये क्या है, ये आपका पहले पार्ट का, हाँ एक तरह से हाफ आ गया, ए का ऑपरेटिंग का पहला हाफ हिस्सा आ गया। ठीक है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हो या आप यहां लिख सकते हो ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस आपका आंसर माइनस बैलेंस में ज्यादा आ रहा है, तब आप यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस लिखेंगे। फिर क्या करना है सर, ये डब्ल्यूसी क्या है इसके अंदर, तो वर्किंग कैपिटल की अगर मुझसे डेफिनेशन पूछोगे तो मैं कहूंगा वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। सिंपल है, यह वो पैसा जो हमें डे टू डे स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए चाहिए, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसके अंदर क्या आता है, फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूले में आता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है, हमारा तो मेथड चल रहा है इनडायरेक्ट मेथड, सब चीज उल्टा करना है। ध्यान से देखना, मैं सब उल्टा बोलूंगा तुम्हें। करंट असेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो माइनस कर देना, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस कर देना। सब उल्टा पुल्टा, देखा सब उल्टा बोल रहा हूं ना। यहां था एक्सपेंस, मैंने कहा था प्लस कर दो, यहां थी इनकम, मैंने कहा था माइनस कर दो। नाम क्या था मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो अभी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके लिए ये जो आप ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे, तो इसमें करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, वो एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहां पे यार एज गुड एज कैश। पर इसमें इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो इन्वेंट्री आती है, मैं कहूंगा हाँ इन्वेंट्री या स्टॉक आता है, इसके अंदर आता है डेटर्स आते हैं, एकदम आते हैं, इसके अंदर प्रीपेड आता है, मैं कहूंगा हाँ ये सब आते हैं। आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की हेडिंग लिख के मिलेगी, पर आपको इस चैप्टर में कैश एंड बैंक को करंट एसेट नहीं मानना है। सर क्या कह रहे हैं, क्या करंट एसेट नहीं होता है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, पर मैंने कहा इस चैप्टर में कैश एंड बैंक बैलेंसेस को करंट एसेट्स नहीं मानना है। बात रखेंगे ध्यान से, क्यों नहीं मानना है, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो उसमें चला जाएगा। लिख दे रहा हूं आपके लिए, लिख रहा हूं आपके लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसके अंदर क्या आता है, वो वैल्यूज जो होती तो करंट एसेट्स हैं, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये होते करंट एसेट्स ही हैं, पर इस चैप्टर में इसको इस कैटेगरी के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में रखना होता है। मतलब आपको इसको इस करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखना है। क्वेश्चन में दिया जरूर होगा, जैसे क्या क्या आता है, मैंने कहा कैश खुद आ जाएगा, बैंक वाला अमाउंट आ जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी, हो सकता है इसका नाम ऐसे ना देकर के लिखा हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, ऐसे भी नाम लिखा हो सकता है। ये वैल्यूज जो आप देख रहे हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सब होते तो करंट एसेट्स हैं, हाँ रियल में करंट एसेट्स होते, पर इस चैप्टर में आपको इनको क्या करना है, करंट एसेट्स में कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आपके करंट एसेट्स क्या हो रहे हो, इंक्रीज होंगे, तो फायदा हो रहा है क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं उल्टा चलना है। मेथड का नाम क्या बताया था, इनडायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है। सर ये कहां मिलेगा, तो मैंने कहा आपको बैलेंस शीट दी रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे आपको करंट एसेट्स नाम की हेडिंग दी होगी, उसके अंदर आप खोज लीजिएगा। क्लियर, आपको करंट एसेट्स वहां पे मिल जाएंगे। एग्जांपल ग्रुप में, डेमो ग्रुप में मैं दिखा देता हूं। देखिए आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, ठीक है, बैलेंस शीट में आपको लिखा मिलेगा, आपको बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, जैसे आपको लिखा मिलेगा करंट एसेट्स, हेडिंग लिखी मिलेगी आपको करंट एसेट्स, है ना। यूजुअली क्वेश्चन जो होता है बैलेंस शीट वाला आता है, और करंट एसेट्स के नीचे आपको क्या मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, आपको पास लिखा रहेगा स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू पहले दिया होगा प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और फिर बाद में दिया करंट वैल्यू। जैसे पहले दिया प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10,000 और करंट ईयर की वैल्यू दी हुई है 15,000। क्या पता चल रहा है, बढ़ रही है कि घट रही है वैल्यू, हाँ
इसको कहेंगे इंक्रीज। तो मैंने कहा था सब उल्टा चलता है, इसमें असेट्स बढ़ रहे हैं, क्या करोगे, माइनस करोगे। बात समझ में आ गई। तो इसका जो 5000 इंक्रीज आया इसे कहेंगे इंक्रीज, ठीक है। इस 5000 इंक्रीज को, करंट एसेट्स के इंक्रीज को माइनस बैलेंस पे लिखेंगे, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। यहां पर करंट एसेट्स के ही नीचे आपको मिलेगा कैश या बैंक बैलेंस या एमएस। हाँ एमएस मतलब एमएस धोनी नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या मैंने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको इनको होगा करंट एसेट्स के नीचे ही, पर आप इनको करंट एसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई है। आगे दिखाएं आपको अब क्या करना है इसमें। मैंने कहा इसमें आप एक स्टेप पहुंच चुके हैं, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है आपके पास कि आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है इसमें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो ऐड कर दीजिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो ऐड कर दीजिएगा। कहां मिलेगा, लायबिलिटी कॉलम को चेक करिएगा बैलेंस शीट की, उसमें दिया होगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी, देखिए मैंने दिखाया यहां पर लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके नीचे आइटम खोजेंगे लायबिलिटी वाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी दी रहेगी, आप वहां से लायबिलिटी वाले कॉलम में से लायबिलिटी खोज लीजिएगा। हाँ वैसे ही दी होगी जैसे कंसेप्ट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, क्या यहां खत्म हो जाएगा, नहीं, इसके बाद एक स्टेप और करना है, लेस वाला स्टेप करना है। भाई आपने ऐड कर दिया इन दोनों को, अब इन दोनों को लेस भी तो करेंगे। लेस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रही होगी या इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा होगा, आप इसको भी क्या करेंगे, इसको भी लेस कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। बैक आ जाए। चलिए क्या मैंने कहा आपको, मैंने आपको दिखा देना है, ये रहा आपका, यहां पर आइटम खोजेंगे, लिख देंगे, और आखिरी में जब ये सब कुछ हो चुका होगा आपका जो इसका आंसर आएगा, याद रखिएगा इसके आंसर माइनस बैलेंस में होंगे। आप माइनस बैलेंस को ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। किसके, इसके करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज होना और करंट एसेट का इंक्रीज होना, ठीक है। माइनस बैलेंस को ब्रैकेट में रखिए। आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो इसको टोटलिंग करके नीचे आएगा आंसर, वो आपके आंसर का नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश भी लिख सकते हैं, आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस, यहां पे था बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को नहीं किया था एडजस्ट, अभी हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। और क्या करेंगे, इसके बाद लास्ट में लिखेंगे लेस टैक्स पेड। क्या चीज, टैक्स पेड होगा तो लेस कर देंगे, या प्रीवियस ईयर की टैक्स की वैल्यू को लेस कर देंगे। ये वैल्यू लेस करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर बचेगा वही आपका ए का आंसर होगा। हाँ जो आपका ये आंसर बच रहा है, ये जो आपका आंसर बच रहा होगा, यही आपका फाइनली आंसर होगा। इसको आप कहेंगे क्या, ए कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखिएगा, हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव में बचे। ये जो ए मैंने कहा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो सकता है आपका माइनस में बच जाए। तो अगर माइनस में बचेगा तो आप फ्लो की जगह क्या लिख देंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है, क्या कहते हो। यहां तक आपने सीखा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी सिर्फ हमने आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही डिस्कस किया। आइए एक बार आपको खोल के फिर से पूरा फॉर्मेट दिखा दें। स्टार्ट करें, एक बार रिकैप कर लें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट से मिलकर बना है। पहला स्टेटमेंट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो बनाते हैं एज ऑन ईयर एंड, ठीक है, एज ऑन ईयर एंड, एज ऑन 31 मार्च, जो हमारा ईयर एंड दिया रहेगा, बनाते हैं। आपको स्टार्ट किससे करना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या लेना होता है, प्रॉफिट लेना होता है और करंट ईयर टैक्स लेना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट कहां से मिलेगा आपको, रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस से मिलेगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दी रहेगी, वहां से मिल जाएगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा तो वहां दिया होगा, और या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो यहां पे नेट प्रॉफिट ले लीजिएगा, ठीक है। और क्या ऐड करेंगे, करंट ईयर टैक्स। और ये करंट ईयर टैक्स कहां से मिलेगा, करंट ईयर टैक्स आपको मिलेगा टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की हेडिंग से। किसमें से, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। यहां पे करंट ईयर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर टैक्स मेड दिया होगा तो भी यहीं पे आएगा। क्या चीज, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मैं लिख दूं यहां पर, छोटा सा लिख दे रहा हूं, छोटी सी जगह है मेरे पास, यहां पर लिख दे रहा हूं। क्या चीज, प्रोविजन मेड। याद रखिएगा मेड यहां पे लिखते हैं, या मैंने एक नाम दिया करंट ईयर टैक्स, CY टैक्स। क्या होगा CY टैक्स, इसको एक बार फिर से दिखा दूं। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या दिया होगा, क्वेश्चन बैलेंस शीट के रूप में दिया होगा,
तो वहां पर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, इसे कहते हैं करंट ईयर टैक्स। ठीक है, इस करंट ईयर टैक्स को ही मैं कह रहा था, ये ए में ऐड हो जाता है ऊपर, और ये जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू होती है ये ही ए में जाके लास्ट में माइनस हो जाती है। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आइए आपको ले चलें वापस आपके आंसर की तरफ। तो आप फॉर्मेट पूरा देखिए एक बार मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें प्रॉफिट में ऐड कर देंगे करंट ईयर टैक्स। फिर उसके बाद क्या करना है, हेडिंग एडजस्टमेंट डालना है। एडजस्टमेंट्स में क्या करना है, वो प्रॉफिट्स, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, जिनको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। अब आप कहेंगे सर इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस कैसे नहीं है? अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन दी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर दिया हुआ, उसके आगे लिखा हुआ है 6% डिबेंचर। हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, डिबेंचर के आगे परसेंट लिखा होता है, तो समझ जाइए वो 6% क्या है, इंटरेस्ट आपको देना है। हाँ, आपसे क्वेश्चन में भले नहीं बताया हो कि इंटरेस्ट पे करिए या मत पे करिए, पर अगर आप नंबर लिखा है, किसी बोरोइंग के सामने नंबर लिखा है, जैसे डिबेंचर, बैंक लोन या सिक्योर्ड लोन के आगे परसेंट लिखा है, तो आपको अपने आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। हाँ, ये डिविडेंड पेड आपको कहां मिल सकता है? यूजुअली आपको डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट करके नीचे लिखा होता है। ठीक है, या आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू होती है वो यहां लिखेंगे, करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। कहीं नोट कर लो ये बात। हाँ, तुमको कह रहा हूं, कहीं नोट कर लो। क्या हो, अगर डिविडेंड दिया हुआ है, कौन सा डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, तो इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ प्रीवियस ईयर की वैल्यू को देखते हैं, करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। यहां पे डिविडेंड पेड में ऐड कर देंगे। और क्या लेना है, राइट ऑफ्स लेना है, अमोर्टाइजेशन लेना होता है। अभी राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन मैंने कहा था क्या होता है, जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं, अर्थात उनकी वैल्यू घट जाती है। ये एसेट्स एक्चुअली में घटने वाले एसेट्स होते हैं, इनका हम एडवांटेज या यूज कर चुके हैं, अब ये मार्केट में बिकेंगे नहीं। ये एक तरह के नेचर ऑफ एक्सपेंस में होते हैं। ठीक, और मैंने कहा अमोर्टाइजेशन आता है किसका, अमोर्टाइजेशन आता है टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स का, जैसे गुडविल का अमोर्टाइजेशन होता है, पेटेंट का होता है, कॉपीराइट्स का हो सकता है, ट्रेडमार्क्स का हो सकता है। क्लियर? इसमें वैल्यू घटती है तो यहां लिखना है, बढ़ेगी तो यहां नहीं लिखेंगे। वैल्यू बढ़ेगी तो नेक्स्ट हेडिंग बी करेंगे, इसके बाद उसमें चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, लॉस ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर कोई एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हमने बेचा और उसमें प्रॉफिट हुआ तो यहां नहीं, लॉस होगा तो यहां लिखेंगे। ठीक, इन सबको कर देंगे ऐड, और लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव। याद रखिएगा, इसको लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। समझ में आ रही बात? और क्या लेस कर देंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। कोई फिक्स्ड एसेट्स है, हमें उसमें फायदा हो रहा था, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे बिजनेस की रोज की काम नहीं है, हम रोज रोज फिक्स्ड एसेट्स नहीं बेचते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग कैश या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। क्लियर? इसके बाद हमारी बारी आएगी किसकी, डब्ल्यूसी चेंजेस की। इसके लिए क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी, मैंने कहा नुकसान हो रहा है, ऐड कर देंगे। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, ऐड कर देंगे। इसका रिवर्स कर दीजिए, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेस कर देंगे। लेस करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, माइनस एंगल ब्रैकेट लगाया है। आंसर जो बचेगा वो किसमें बचेगा, आंसर बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डब्ल्यूसी चेंजेस। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, लेस कर देंगे टैक्स पेड, जिसको हम प्रीवियस ईयर टैक्स में भी देख सकते हैं। हाँ, याद है ना, करंट ईयर टैक्स ऊपर ऐड कराया था, प्रीवियस ईयर टैक्स लेस कर देंगे, लेस करने के लिए लगाया ब्रैकेट, माइनस करने के लिए लगाया ब्रैकेट, और जो आंसर बचेगा यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इस आंसर को कहेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? माइनस आंसर आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे। यहां तक फॉर्मेट क्लियर है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना, मतलब पैसा किसी ऐसी जगह लगाना जहां से हमें रिटर्न की उम्मीद है। अब हम नई बिल्डिंग खरीद ले, नया प्लांट खरीद ले, नया कोई एसेट खरीद ले, है इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद ले, किसी कंपनी का शेयर खरीद ले, है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां पर क्या सोचना है, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, बस। इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है, कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड है, बट यहां पर आपको कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, तो आपका कैश आउटफ्लो माना जाएगा, मतलब कैश जाएगा आपका, आपके लिए वो नेगेटिव बैलेंस होगा। और इसका उल्टा कर दीजिए। चलो आपको दिखाते हैं इसका फॉर्मेट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फॉर्मेट में आपको जब आप बी निकालेंगे, ए हम डिस्कस कर चुके हैं, बी की बात कर रहे हैं। बी है हमारा हेडिंग कैश फ्लोज फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, याद रखिएगा, आपका इन्वेस्ट मतलब निवेश, निवेश मतलब होता है आप किसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां से आपको और पैसे की कमाने की, इनकम की, प्रॉफिट की उम्मीद है। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है अगर आपने कोई असेट्स खरीदा है तो आप परचेज ऑफ असेट्स बोल देंगे। तो परचेज, याद रखिएगा करंट असेट्स की बात नहीं हो रही है यहां पर। करंट असेट्स आपने ए में यूज कर लिया था, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग फिक्स्ड असेट्स की, नॉन करंट असेट्स की। तो परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स। हाँ, आप देखेंगे कि इसमें दिया होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, है ना, ऐसे करके दिया होता है ना, हेडिंग दी होती है नॉन करंट असेट्स, उसके अंडर में दिया होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो उस हेडिंग में आपको देखना है। तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, मतलब आपको यहां पर समझना होगा ये नेगेटिव बैलेंस है आपका, आपका नेगेटिव कैश है क्योंकि कैश जा रहा होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं माइनस के लिए। इसका उल्टा कर दीजिए, सेल कर दे तो आप उसको बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। समझ गए? नॉन करंट असेट्स आप बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो है, ये आपका प्लस बैलेंस है। और क्या आ सकता है इसके अंदर? और क्या आ सकता है इन्वेस्टिंग के अंदर? आपके पास आ सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। क्या चीज? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, या इवन रेंट अगर हुआ बाय चांस तो रेंट रिसीव। ये तीनों आपके इनकम है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो आप ये तीनों को भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ आ सकता है इसके अंदर? नहीं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्यों आ रहा है यहां पर? ये पूछ सकते हैं मुझसे आप। तो जब मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, तो उस पर तो मुझे ब्याज मिलेगा। हाँ, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया किसी दूसरी कंपनी में, मैंने किसी कंपनी का मैंने डिबेंचर खरीद लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस पर मुझे ब्याज मिलेगा। सर कैसे पता चलेगा ब्याज मिलेगा? उसके आगे परसेंट लिखा होता है। क्या चीज? हाँ, नंबर लिखा होता है। जैसे लिखा होता है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो 6% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। समझिए रिसीव कैसे। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, तो उसमें डिविडेंड मिलेगा। तो अब इसका आंसर क्या इतने में खत्म हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर यूजुअली यही तीन मेन चीजें होती है इसके अंदर, जो आपको इसके अंदर ऑब्जर्व करनी है। इन तीनों के ऐड करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा बी। याद रखिएगा, अगर आपके नेगेटिव बैलेंस की वैल्यू ज्यादा है तो कैश फ्लो की जगह कैश यूज्ड आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया आपके लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होगा अगर सर एडजस्टमेंट दिया हो, जैसे डेप्रिसिएशन दिया हो तो क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। डेप्रिसिएशन दिया हो तो क्या करेंगे? आपको इसके लिए असेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी असेट, अब वो प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, है ना, कोई भी असेट का अकाउंट आपको बनाना हो सकता है ना। मैं अज्यूम करके मशीनरी का अकाउंट आपको समझा रहा हूं। याद रखिएगा मशीनरी एग्जाम्पल है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी टेंजिबल असेट्स यहां पे आ सकता है। मतलब आपको असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन कहां दिया होगा? एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, वरना आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा दूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या किया करे, हो सकता है आपको क्वेश्चन में, देखिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नॉन करंट असेट्स की हेडिंग के अंदर, नॉन करंट असेट्स के हेडिंग के अंदर आपको मिला होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हेडिंग दी रहेगी। ठीक है, इसके नीचे आपको दिया मिलेगा, क्या दिया मिलेगा? मशीनरी। अब मशीनरी दिया हुआ है, और मशीनरी के साथ ये क्वेश्चन में दिया होगा, मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मशीनरी के साथ दो वैल्यू दी होगी, एक प्रीवियस ईयर दी होगी और एक करंट ईयर दी होगी। हाँ, आपकी बुक में हो सकता है करंट ईयर पहले हो, प्रीवियस ईयर बाद में हो। सर पहचानेंगे कैसे कि करंट ईयर कौन है, प्रीवियस ईयर कौन है? अरे भाई, जो छोटा साल है वो प्रीवियस ईयर है, और जो बड़ा वाला साल है वो करंट ईयर है। 2023 और 2024 दिया हुआ है, 2 साल दिए हुए, तो 23 आपका प्रीवियस हो जाएगा, 24 करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि आपका करंट ईयर पहले दिया हो, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हो। ठीक, तो आपको मैं अज्यूम करके लिख रहा हूं कि आपके पास मशीनरी दी हुई है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख की, और करंट ईयर में दी हुई है, अज्यूम करते हैं 2 लाख की, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें तो इस मशीनरी अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। सिंपल दिख रहा है कि 1 लाख की मशीन खरीद रहे हैं, क्योंकि साल के पहले मशीन थी 1 लाख की, साल खत्म होने के बाद आपकी मशीन हो गई 2 लाख की, तो मशीन ग्रो तो कर नहीं गई होगी, है कि नहीं है? जरूर 1 लाख की मशीन हमने परचेज की है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको एज अ परचेज ऑफ मशीनरी मानते हुए यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, और वहां 1 लाख नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि आपका 1 लाख कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। पर
ये कब बनाएंगे सर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे? जब आपको ये मशीनरी भी दिया हुआ है, ऐसे भी दिया है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000। तो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तब इसके लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना चाहिए। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो कोई भी असेट अकाउंट हो, मैंने एग्जांपल मशीनरी का दिया, हो सकता है इसका नाम प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, तो कोई भी एक असेट का अकाउंट जब बनाएंगे आप, तो आपको ध्यान देना है कि डेबिट साइड इज अ प्लस साइड। डेबिट साइड इसकी वैल्यू बढ़ती है, डेबिट साइड में इसकी वैल्यू बढ़ती है, ऐड होती है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इस असेट की वैल्यू घटती है। क्लियर? डेबिट साइड इसका क्या है, सॉरी क्रेडिट साइड क्या है, इसका नेगेटिव बैलेंस है। यहां पर असेट की वैल्यू घट, हिंदी वाला घट लिख दिया, डिक्रीज होती है। सर कैसे? मैं भी दिखा रहा हूं। तो स्टार्ट हमेशा यहां से करना चाहिए, स्टार्ट हमेशा किससे करना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं उसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू। हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है क्योंकि ऑल असेट्स आर अ डेबिट बैलेंस। क्लियर? कैश बुक में भी ये रूल लगता है ना। फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ठीक उल्टा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यहां पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, करंट ईयर की वैल्यू लिखेंगे, क्लोजिंग वैल्यू लिखेंगे। ये दोनों दिया होगा। ठीक, यूजुअली अगर मैंने कहा ये दोनों दिया हो तो आपको फिर इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ओरली निकाल देंगे जैसे मैंने इसमें बताया। ठीक है ना? 1 लाख से वैल्यू 2 लाख हो गई है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है 1 लाख का आपने परचेज किया। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, 2 लाख दिया हुआ है साल के बिगनिंग में असेट की वैल्यू, और अंत में दिखा रहा है 1 लाख हो गई है, तो इसका मतलब है कोई असेट 2 लाख का था साल के शुरू में, साल के एंड आते आते वैल्यू 1 लाख हो गई है, तो मतलब इतना बड़ा चेंज, हाँ इतना डेविएशन नहीं हो सकता ना, तो जरूर क्या कर दिया, 1 लाख की मशीनरी हमने बेच दी है। उल्टा भी हो सकता है ना। अब हमारे पास है ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू दिया है, मैंने कहा तो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। अब आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ध्यान ये देना है आपको, जब ये दिया रहेगा और आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपकी वैल्यू घटाता है, तो डेप्रिसिएशन आपको हमेशा कहां नोट करना है, क्रेडिट साइड नोट करना है। क्यों नोट कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपकी वैल्यू घटती है, यहां होता है। यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। और क्या आ सकता है, अब कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी दे रहती है। हाँ, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि अ मशीन हुज बुक वैल्यू वाज 50,000 ऑन विच 20,000 depreciation has been charged is sold for 40,000। हाँ, स्टेटमेंट में घुमा दिया तुमको मैंने, देखा। अ मशीन whose book value was 50,000 on which the depreciation was charged 20,000 was sold for 40,000। तो 50,000 की मशीन है, ठीक, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो इसका मतलब मशीन की कीमत अब कितनी बची, 30,000, और बेचा कितने में, 40,000। तो एट इंफॉर्मेशन में सेल वैल्यू 40,000 आ रही है, आपका 10,000 फायदा हो रहा है, 30 की मशीन बची, 40 में बेचा, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब कहां जाएगा, आओ देखें। तो इन केस आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, तब आप कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। जब आप सेल करेंगे, आपके असेट की वैल्यू घटेगी। आप सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्ड यूज करते हैं बैंक, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं याद कराने के लिए तुम लोगों को सेल। तो सेल वाली वैल्यू हमेशा कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। क्यों, क्योंकि वैल्यू घटती है, असेट इससे कम हो जाता है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, असेट परचेज कर रहे हैं तो वैल्यू कहां आएगी, डेबिट साइड में, परचेज करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, याद है ना, वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां भी क्या लिखेंगे, परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए परचेज। क्लियर? और क्या हो सकता है, मैंने कहा आपको प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, पर ये प्रॉफिट लॉस कब होगा, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा तभी होगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, परचेज और सेल तो बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर मतलब इसमें प्लस करके यहां बैलेंस बच रहा है तो परचेज, इसको प्लस किया इधर कम पड़ रहा है तो सेल। बात समझ में आ गई? बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, या तो परचेज आएगा या सेल आएगा। बात समझ में आ रही है? और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, वो आपको नीचे स्टेटमेंट से पढ़ करके निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में कहा था, अब मशीन उस बुक वैल्यू इज 50,000, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे मशीन को 50,000, क्यों, क्योंकि उस 1 लाख के अंदर इंक्लूडिंग होगी। ठीक है, हुज बुक वैल्यू वाज 50,000 ऑन विच 20,000 डेप्रिसिएशन इज बीन चार्ज, तो 20,000 डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन तो आप लिखेंगे वहां 20,000। ठीक है, एंड इज सोल्ड फॉर 40,000, तो सोल्ड वैल्यू भी लिख देंगे। तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो आप यहां शो करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप पूरा लिख सकते हैं। यहां पर प्रॉफिट आएगा, इसका उल्टा होगा, अगर लॉस आएगा तो आप यहां लिखेंगे, लॉस होगा तो आप यहां लिखेंगे। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई? ये बैलेंसिंग वैल्यू होगी कैसे, मैंने कहा स्टेटमेंट में दिया रहेगा, आपको वहां से पढ़ के मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो अब कौन चीज कहां जाएगी, आओ देखें। तो हमारे केस में अगर सिर्फ इतना दिया है, इतना सब नहीं दिया है, इतनी सारी वैल्यूज नहीं दी हुई है, हाँ भाई इतना सारा जरूरत नहीं दिया रहेगा, मैं तो आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि मशीन होगा, मशीन मतलब कोई भी टेंजिबल एसेट्स होगा, सारे टेंजिबल एसेट्स कैसे बनेगा, उसका नाम भली प्लांट हो इक्विपमेंट हो, बनेगा तो ऐसे ही, कंसेप्ट ये है इसका। अब हमारे केस को देखिए, हमारे केस को उसको सॉल्व करता हूं। हमारे केस में जो हमारा मशीन अकाउंट बन रहा है वो देखिए, हमारे केस में जो मशीन है, ठीक है, उसका अकाउंट शुरू होगा 1 लाख से,
तो हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, यहां तक तो क्लियर है। डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 2,00,000, ये भी क्लियर है। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख दिया। अब आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000 का। डेप्रिसिएशन कहां जाता है? डेप्रिसिएशन जाता है क्रेडिट में, बाय डेप्रीसिएशन 20,000। साफ साफ क्या पता चल रहा है कि आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इस डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप समझ गए कि यहां पर बैलेंस बच रहा है। मैंने कहा था जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो परचेज या सेल बचेगा, क्योंकि डेबिट साइड बच रहा है तो आपका बचेगा परचेज। आप लिखेंगे वर्ड टू बैंक, ब्रैकेट में मैंने कहा था परचेज लिख दीजिएगा। साफ साफ दिख रहा है कि आपके क्रेडिट का टोटल है 2,20,000, जबकि डेबिट साइड में सिर्फ 1,00,000 है। तो 1,20,000 का आपने परचेज किया होगा। यही परचेज हम खोज रहे हैं। ठीक है, ये परचेज कहां जाएगा? यही परचेज आपके बी में माइनस हो जाएगा। हाँ, बी समझ गए, इन्वेस्टिंग में। और जबकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहां जाएगा? ये जाएगा ए में, प्लस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में। याद आया? इसीलिए इसको वर्किंग करना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं? हाँ, यहां तक क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? समझ में आ गया कैसे आप बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? तो ये वर्ड आता है सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, फाइनेंसिंग शब्द का मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ फंड्स करना। बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो फंड्स का इंतजाम करना, जुगाड़ करना। अब फंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं, नॉन करंट फंड्स की बात कर रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, नॉन करंट प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहे हैं और कैपिटल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है अगर आपने क्या किया है, कैपिटल और रेज कर ली है, तो आपके लिए कैश इनफ्लो है। हाँ, आपकी इक्विटी शेयर बढ़ गई है, आपका प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया है। पहले 5,00,000 था, अब 6,00,000 हो गया है, तो 1,00,000 बढ़ा ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिसिप्ट ऑन द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने डिबेंचर को रीपे कर दिया, जिसको हम रिडीम भी बोलते हैं। डिबेंचर साल के शुरू में 5,00,000 थे, साल के अंत में डिबेंचर सिर्फ 2,00,000 के बचे हैं, तो 3,00,000 कहां गया? 3,00,000 का डिबेंचर रीपेमेंट कर दिया। बात समझ में आ गई? आओ देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो असेट साइड को इग्नोर कर दीजिए। अब जो भी देखना है वो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेडिंग थी ना हमारी। हाँ, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन अक्सर दिए होते हैं, उस हेडिंग से आपको कैपिटल वाला पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल वाले पार्ट पे ध्यान देना है, जहां पे शेयर कैपिटल लिखा है उस पार्ट पे ध्यान देना है, और जहां पर लिखा हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में से सिर्फ 2 चीजों को लेना है आपको, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट भली करंट लायबिलिटी में लिखा है, बट दे आर पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग, क्योंकि फंड्स तो ये भी अरेंज कर रहा है। मैंने कहा था फाइनेंसिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करना। तो जब जिस पे फंड्स आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है प्लस, और जहां जहां आप पैसे लौटा दे रहे हैं, आप पैसा रिपे कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, तो वहां पर कैश आउटफ्लो मतलब माइनस। बात समझ में आ गई? तो अब क्या क्या आ सकता है? हो सकता है आपको पैसा मिल रहा हो, तो आप लिखेंगे रिसिप्ट ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हो सकता है आपने और शेयर कैपिटल इशू कर दिया है, या आपने डिबेंचर इशू कर दिया है, या आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू कर दिया। पब्लिक डिपॉजिट, हाँ, ये सब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं, और इवन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसके अंदर आते हैं। तो और क्या क्या आ सकता है? मैं कुछ 2-3 नाम और लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर हो गए, है ना, मॉर्गेज लोन हो गए, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लोन किसी भी तरह का, लोन फ्रॉम बैंक्स या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, और मैंने एक नाम दिया आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, भी इसके अंदर आएंगे। अब एग्जांपल दो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का, तो प्रोविजन फॉर वारंटीज या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर आपको क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है इसमें, तो आप इसको प्लस बैलेंस मानेंगे, आपका पैसा इसमें आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर कैसे पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है? बताया तो, आपके ये वैल्यूज, हो सकता है शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो, प्रीवियस ईयर में आपके पास 5,00,000 था, करंट ईयर में 6,00,000 हो गया, तो 1,00,000 बढ़ गया, 1,00,000 इंक्रीज हो गया, तो ले लेंगे आप। ठीक है ना? उसी तरह से डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, अब वो चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, हेडिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा हो सकता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन को हम रीपेमेंट भी बोलते हैं, रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ। अब इसका उल्टा कर दीजिए,
आपने जो जो चीजें पब्लिक से ली हैं लौटा भी तो सकते हैं, कैपिटल लौटा सकते हैं, डिबेंचर लौटा सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट लौटा सकते हैं, कोई बैंक से लोन लिया है वो लौटा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, फाइनेंशियल लोन लौटा दिया, तो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो होगा तो आपके लिए ये एक नेगेटिव बैलेंस की तरह काम करेगा, आपके लिए माइनस बैलेंस होगा। माइनस के पहचान ये ब्रैकेट है, क्लियर। और क्या आ सकता है इसके अंदर? इसके अंदर आ सकता है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। अच्छा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करोगे तो तुम्हारे लिए कैश आउटफ्लो है, पैसा बाहर जा रहा है, अगेन ये माइनस बैलेंस है, ठीक है। यहां पे माइनस बैलेंस है, याद रखिएगा। यही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ए में आपने ऐड किया था, ए में, याद करिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है तो ए में आपने ऐड किया होगा। क्यों सर ए में ऐड क्यों किया था? याद करिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड क्यों किया था? क्योंकि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, हाँ, नेचर के जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ए में ऐड होते हैं, याद है, इसीलिए वहां पे ऐड करते थे। यहां पर मैंने एग्जांपल देके ये भी बताया, जोड़ देके भी बताया कि अगर आपके पास क्या दिया हो, अगर आपके पास दिया हो कैश क्रेडिट, ध्यान से सुनिए, कैश क्रेडिट और या ओवरड्राफ्ट, इन दोनों को ये भले लिखा होगा करंट लायबिलिटी में, इट मे बी रिटर्न इन दी करंट लायबिलिटी, फिर भी इसको फाइनेंसिंग का पार्ट मानते हैं। क्या मैंने कहा? इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग। भले लिखा होगा, मैंने पहले ही बता दिया, ये लिखा होगा करंट लायबिलिटी में, पर इसको करंट लायबिलिटी नहीं मानना है। कैश क्रेडिट को और ओवरड्राफ्ट को, दे बोथ आर ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंक्रीज होगा, कैश क्रेडिट इंक्रीज होगा, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा, आप बोलेंगे रिसिप्ट हो रहा है, आप बोलेंगे पैसा आ रहा है, और आपके लिए प्लस बैलेंस हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर तुमने क्या कर दिया है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे रिडेम्पशन कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड यहां क्यों आ रहा है? हम तो ब्याज पे कर रहे हैं, यहां क्यों आ रहा है? देखिए, फाइनेंसिंग मतलब होता है पैसे का इंतजाम करना, जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसका अरेंज करना। बिजनेस को जो कारोबार करने के लिए फंड्स चाहिए उसी को कहते हैं ना फाइनेंसिंग। या तो पैसा आ रहा है फंड्स, और या तो जा रहा है फंड्स। तो उस केस में जब आप पैसा किसी से बोरो करते हो, क्योंकि फाइनेंसिंग आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है, कहां मिलता है ये सब हेडिंग मिलती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, असेट साइड में नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है ना। तो अब आपको ये पैसा, क्योंकि आपने बोरो किया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपने शेयर पब्लिक को बेचा है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर आता है। समझ आया? पेड यहां क्यों आता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड क्यों आता है। अब इसका आंसर जो मैंने कहा, इसका आंसर किसमें बचेगा? सी का आंसर बचेगा, कैश फ्लोज फ्रॉम। अगर मैंने कहा अगर इसका आंसर नेगेटिव में होगा, क्या चीज, इसका आंसर नेगेटिव में होगा तो यूज्ड बन जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो की जगह क्या लिख दोगे? कैश यूज। तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब तो आपने तीनों निकाल दिया, ए बी और सी तीनों निकाल दिया। सर इसके बाद क्या? अब इसके बाद ये, जब तक आपका तीनों आंसर नहीं आया, मतलब ए बी सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जब तो तीनों नहीं आएगा तब तक ये स्टेप नहीं कर पाओगे। अभी आखिरी स्टेप है, क्या करना है देखिए। जब आपके तीनों आंसर आ गए तब आप लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लास्ट स्टेप होगा आपका, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दी प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे लिख देनी है। ये सब कहां मिलेगी आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, वहां से देख के लिख देना। सर कहां दिया होगा? अरे बैलेंस शीट में दिखा होता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स के नीचे लिखा होता है, देखो वहां से देख लेना, ठीक है। हाँ, वहां से देख के लिख देना। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग को लेना है नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी। ये कहां से मिलेगा सर? ये कहां से मिलेगा बताइए? अरे अभी तो बताया कि आपने ए बी सी तीन आंसर निकाला था, आपने ए बी सी तीनों निकाला, कर वहां से मिल जाएगा। आपका जो आंसर ए बी सी का आया था, तीनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आपको ऐड करना है आपस में। जो आपने प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा था, मैंने कहा बैलेंस शीट में मिल जाएगा, और ये वाला आंसर जो आपने निकाला, तीनों को ऐड करने पे, इसका आंसर ऐड करने पे यहां पे जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, यही वैल्यू आपकी नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन दी करंट ईयर के बराबर होगी। सर ये आंसर तुम्हारे प्लस करने से आया, ये वाला आंसर, ये आंसर बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, इससे तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा आंसर ही तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता है कैश फ्लो में, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू होगी नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द करंट ईयर। ये तुम्हारे करंट ईयर में जो क्वेश्चन में दिया होगा उसकी वैल्यू के बराबर होगा। फिर कह रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा क्या क्या चीजें आएंगी? कैश आ जाएगा, सही बात है।
सिर्फ कैश दिया होगा तो लिख देना, बैंक बैलेंस दिया होगा तो लिख देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया होगा उसको लिख देना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दी रहेगी तो भी उसको लिख देना। क्लियर है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी ले लेंगे। ये सब कौन सी वैल्यूज होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, आप तुम कहोगे सर चेक होगा तो, हाँ भाई तो चेक और बैंक तो एक ही चीज है ना। तो आप समझ गए क्या करना है? पूरा कैश फ्लो एक बार आराम से देखिए, इस पर बेस क्वेश्चन करिए, फिर मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी क्वेश्चन लगा करके, हाँ इस पर भी क्वेश्चन लगा के इस फॉर्मेट पे करूं, तो मैं आपको दिखाने को तैयार हूं। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, आपका विश्वास।